दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आरएसएस ने भी अब जाति जनगणना को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान के बाद नीतीश कुमार की पार्टी और साथ साथ जाति जनगणना का समर्थन करने वाले वे सारे समूह जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के साथ, चाहे वो गठबंधन के रूप में या अनुसांगिक संगठन के रूप में, किसी दल के रूप में या किसी संस्था के रूप में, आरएसएस के भीतर से जाति जनगणना की मांग को समर्थन मिलने की उम्मीद कर रहे थे, आज के गोलमोल जवाब के बाद जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, उन परिस्थितियों में यह साफ हो चला है कि एक तरह से दोमुही बातें करते करते आरएसएस एक तरफ आंकड़ों की जरूरत महसूस करा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा बता करके इसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। और साफ जाहिर होता है कि अब नीतीश कुमार जैसे राजनेताओं के लिए एनडीए गठबंधन के साथ टिके रहना एक बेहद मुश्किल टास्क होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जनाधार गंवाने का खतरा, दूसरी तरफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी के पूरी तरह से खत्म होने का खतरा, और तीसरी तरफ वैकल्पिक सरकार की बुनियाद रखने की पूरी कवायद के बीच जिन दो लोगों को, दो पार्टियों को इस देश के संपूर्ण विपक्ष के साथ सेकुलर मिजाज के माने जाने वाले बहुतायत लोगों ने जिस तरह से अघोषित तौर पर यह मान रखा है कि इन्हीं की वजह से सरकार नहीं बनी, अब उन पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने वाला है। मुद्दा दरअसल यह है कि केरल में आरएसएस की 3 दिनों से बैठक चल रही है, और उस बैठक के बाद उसके अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर सामने आए और उन्होंने जो कहा, उसके बाद इस देश में किसी को मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है कि आखिर जाति जनगणना होगी या नहीं होगी। दो बातें एक साथ सामने आई, कोई क्लियर लाइन नहीं आई कि जाति जनगणना होने जा रही है या भारत सरकार से कोई आग्रह किया गया संघ की तरफ से कि जाति जनगणना कराई जानी चाहिए, कोई बात खुलकर नहीं आई। आंकड़ों की जरूरत की कौन सी जाति या समूह पीछे छूट गए हैं, इस मुद्दे पर समर्थन किया गया कि उन्हें आगे लाने के लिए आंकड़े होने चाहिए, डेटा होने चाहिए, लेकिन साथ साथ यह भी जोर दिया गया कि इन आंकड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। इस बात को सभी जानते हैं, पूरे देश में सभी जानते हैं कि जब कोई आंकड़ा सामने आएगा तो हर समस्या का समाधान जब राजनीति से ही संभव है, भारत हो या भारत के बाहर हो, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक परिवेश में जब समस्या का समाधान ही राजनीति के माध्यम से संभव है, तो समस्या के निदान के लिए जो राजनीति होती है, भला उस पर राजनीति क्यों नहीं होगी? और कैसे कोई किसी को रोक पाएगा कि उस पर राजनीति ना करें? बिहार में नीतीश कुमार ने जाति गणना कराई, आंकड़े सार्वजनिक किए, क्या उस पर राजनीतिक होने से कोई रोक पाएगा? स्वाभाविक है, नहीं हो पाएगा, नहीं रोक पाएगा। आखिर आरएसएस को इतनी दिक्कत क्यों है कि जाति गणना के आंकड़े आएंगे, जाति जनगणना होगी तो उसके बाद उसके आंकड़ों पर राजनीति हो सकती है, और वो देश के लिए संवेदनशील कैसे हो गया? क्या बिहार में जाति गणना हुई, उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए, तो क्या बिहार में कोई बलवा हो गया? क्या बिहार में कोई सामाजिक समरसता टूट गई? क्या बिहार के अंदर के लोगों के बीच सोशल इंटरेक्शन बंद हो गए हैं? क्या पूरे देश में जो सांप्रदायिक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कई राज्यों में हुई, कुछ जगहों पर भले ही सामाजिक एकता टूटी हो, बिहार में तमाम चीजों के बावजूद सामाजिक एकता नहीं टूटी। कभी भी हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर जनता को आपस में लड़ते देखा नहीं गया। तो फिर उसके बाद जब जाति गणना हुई, तो जाति गणना के बाद कहां कोई लड़ रहा है? राजनीतिक दल अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करनी भी चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो अलमीरा में बंद करने के लिए नहीं आए हैं। उसके तहत टारगेटेड ग्रुप को लक्षित करके, उनको टारगेट करके, उनके फायदे के लिए, उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए नीतियां बनाने के लिए आए हैं। तो जब नीतियां बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल होगा तो राजनीति के माध्यम से ही होगा, और जब राजनीति के माध्यम से ही होगा तो भला राजनीति कैसे नहीं होगी? मूल मुद्दा यह है कि संघ कहना क्या चाह रहा है। संघ दरअसल साफ साफ ये कह रहा है कि जाति जनगणना के मुद्दे का विरोध वो खुलकर नहीं कर सकता, लिहाजा ये बात तो उसे बोलनी पड़ेगी कि अलग अलग सामाजिक समूहों के लिए, उनको लक्षित करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आंकड़े होने चाहिए, लेकिन फिर उसे एकता और अखंडता से जोड़ रही है। और ये सारी बातें जब सामने आ रही है,
वो तब सामने आ रही है जब 2021 की जनगणना आज 2024 आ गया, अब तक नहीं हुई। सामान्य जनगणना नहीं हुई, जाति गणना की बात छोड़ दीजिए, भारत सरकार ने नहीं कराई। क्या अब नीतीश कुमार की पार्टी के पास वक्त है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इस गोलमोल बातों पर भरोसा कर सके? एक तरफ उनके सामने विधानसभा चुनाव खड़ा है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की चुनौती खड़ी है, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की चुनौती खड़ी है, चौथी तरफ इंडिया गठबंधन के द्वारा जाति गणना के मुद्दे को एक तरह से करीब करीब यूं कहें कि राहुल गांधी उसके सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनते जा रहे हैं। तो आखिर कितनी चुनौतियों का सामना नीतीश कुमार जैसे नेता भाजपा के साथ रहने के लिए अपने मुद्दों की, अपने जनाधार की कुर्बानी देते हुए करेंगे? और इन सब सवालों के बीच महज 48 घंटों के भीतर यानी 4 सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों, सांसदों समेत तमाम बड़े नेताओं की बैठक पटना में बुला ली है। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक के बाद क्या जदयू की भी बैठक होगी? और जनता दल यूनाइटेड किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के एग्रेशन का, इस मुद्दे पर जो आक्रामकता राष्ट्रीय जनता दल दिखा रहा है, उसका मुकाबला कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिदृश्य की बात करें तो एक तरफ बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है और इसी सितंबर महीने में सुनवाई कर फैसला देने की बात कही है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि चुनावी हिंदुत्व का मॉडल और बुलडोजर का लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल, इन दोनों का कॉकटेल बना करके जिस प्रकार से चुनावी राजनीति की जा रही थी, लोकतंत्र में चुनाव तंत्र को ही सर्वोपरि मानते हुए राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश में अब पीडीए के सामने उसका भी काट ढूंढना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दलित वोटर संविधान बचाने निकल पड़ा और पिछड़े वर्ग का वोटर पीडीए के साथ साथ सबसे मजबूती से खड़े वोटर के तौर पर दिखाई दिया, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व कैसे बचेगा, ये आशंका आरएसएस को है। और तभी आरएसएस की बातें गोलमोल निकल रही है, क्लैरिटी नहीं है, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो कोशिश हो रही है कि फिलहाल इस मुद्दे को ठंडा कर दो। जनगणना होनी है, नरेंद्र मोदी सरकार कराएगी या नहीं कराएगी, या वैकल्पिक सरकार यदि इस लोकसभा में बनती है वो सरकार गणना कराएगी। इन सारे सवालों के बीच एक सवाल और इसमें जाकर जुड़ता हुआ नजर आता है कि आखिर सोशल जस्टिस और हिंदुत्व की राजनीति, ये दोनों जब एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो भला आरएसएस के इस बयान के मायने क्या निकलते हैं? इस टकराहट के बीच इस बयान को देखने के बाद दो बातें साफ है। पहली बात कि नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में डगमगानी नहीं चाहिए, संघ चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार डगमगाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डगमगा जाना। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को बदलकर कोई दूसरी सरकार, जब सरकार गिरेगी नीतीश कुमार और नायडू की पार्टियां या दूसरी पार्टियां सरकार से दूर जाएंगी, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति विशेष से दूर जाने का कोई राजनीतिक बहाना लेंगी। आज की तारीख में देश मुद्दों पर चला गया है। आज की तारीख में कोई किसी नेता को देवताओं का देवता नहीं मानता, कोई किसी नेता को अवतारी पुरुष नहीं मानता, बल्कि आज चाहे उत्तर प्रदेश देखें, बिहार देखें या दूसरे राज्य देखें, हर जगह मुद्दे हावी होते जा रहे हैं, व्यक्ति पीछे छूटते जा रहे हैं। और जब मुद्दे हावी हो रहे हैं तो फिर कौन नरेंद्र मोदी, कौन राहुल गांधी, कौन नीतीश कुमार, कौन ममता बनर्जी, कौन अखिलेश यादव, ये सारी चीजें अब मायने नहीं रखती, कम से कम कुछ दिनों के लिए मायने नहीं रखती। तब सवाल उठता है कि आखिर इस राजनीति का क्लाइमैक्स क्या होगा, आखिर इस राजनीति का द एंड किस रूप में होने जा रहा है। द एंड किस रूप में होगा, इसके लिए यह देखना जरूरी है कि आरएसएस ने आज जो बात कही है, जो बातें केरल से निकली है, केरल से निकलने वाली बात दिल्ली और पटना पहुंचते पहुंचते किस रूप में उसका संदेश दिया जाता है। और जब यह बात हो रही है तो पटना में आरजेडी ने जो बड़ी बैठक बुलाई है, लालू यादव सिंगापुर से पटना पहुंचे हैं, तो उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां नीतीश कुमार के लिए किस तरह से बदलती या बनती हुई या बिगड़ती हुई दिख रही है, ये देखना दिलचस्प हो जाता है। और ये सब देखने के दौर में एक बात ये भी मौजूद है कि क्या इस देश में आरक्षण की राजनीति और जाति विहीन राजनीति की बात आज की तारीख में, जब चुनावी हिंदुत्व बिखर सा गया है,
राम मंदिर का मुद्दा अयोध्या के चुनाव में ही उस लोकसभा सीट पर ही नहीं टिका जहां राम मंदिर है, तो भला पूरे देश में टिक जाएगा? ये बात लोगों के गले नहीं उतरती। मुद्दा सामाजिक न्याय का है, और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक बात तो साफ है कि सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस मुद्दे पर कोई बीच में रह करके बीच की लाइन लेकर तो राजनीति कर सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति के मुद्दे पर बीच की लाइन लेकर राजनीति नहीं होती है। सोशल जस्टिस बनाम सोशल इनजस्टिस, बीच में एक लाइन चुननी पड़ती है, और ये एक लाइन चुनने की दुविधा नीतीश कुमार के सामने है, ये एक लाइन चुनने की दुविधा चंद्रबाबू नायडू के सामने है, यही दुविधा जयंत चौधरी के सामने है, यही दुविधा चिराग पासवान के सामने है, और यही दुविधा उस तमाम सेकुलर जमात के सामने है जो सेकुलर राजनीति का चोला ओढ़कर तो बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत में नरेंद्र मोदी के बगलगीर बने हुए हैं। चाहे वो कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी का जनता दल सेकुलर हो, चाहे वो मराठा आरक्षण के मुद्दे के साथ जाति गणना के मुद्दे को अपरिहार्य मानने की हद तक पहुंच चुके राज्य महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, सबके सामने एक बड़ी राजनीतिक समस्या आनी है, और उस बड़ी राजनीतिक समस्या जो सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस के फंडामेंटल से टकरा रही है, तो उस टकराहट के दौर में सबसे बड़ी और पहली अग्नि परीक्षा नीतीश कुमार की है कि आखिर वो क्या करने वाले हैं। और जब वो सियासत करने की स्थिति बन रही है, तो उस सियासत के करने की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो आक्रामकता दिखाई जा रही है, उसके दो संदेश निकल रहे हैं। पहली बात कि क्या यह नीतीश कुमार की सहमति से हो रहा है, क्योंकि वो आक्रामकता ही नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर निकलने का प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। दूसरी बात कि क्या इंडिया अलायंस ने अब ये बात मान ली है कि दिल्ली की सत्ता अब उसके बेहद करीब है, सिर्फ समय की बात है, 4 राज्यों के चुनाव निपट जाए, उसके बाद जो राजनीतिक भगदड़ मचने की संभावना जताई जा रही है, उस राजनीतिक भगदड़ में सत्ता एक कन्वेयर बेल्ट पर है, और कन्वेयर बेल्ट पर मौजूद सत्ता घूम फिरकर इंडिया अलायंस के पास आ जाएगी। यह धारणा तो नहीं बनी हुई है। और इन सारे खेल के बीच, इन सारे राजनीतिक खेल के बीच यदि ये देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि आखिर आरएसएस ने जो बात बोली है, अपनी दुविधा को सार्वजनिक तौर पर अघोषित रूप से प्रकट करने की कोशिश की है, उसमें एक तरफ हिंदुत्व का वोट बैंक बचाने की कवायद जो बिखरता जा रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग सामाजिक समूहों में यह मैसेज न चला जाए कि आरएसएस जाति जनगणना के विरोध में खुलकर खड़ी है, लिहाजा बीच की लाइन और गोलमोल बातें की जाए। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार केरल से निकले संदेशों के बाद क्या करेगी। सवाल यह है कि चुनावी हिंदुत्व की राजनीति को जाति की राजनीति की चाशनी में लपेटकर आरक्षण की सियासत को कैसे चुनावी हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म के लायक बनाया जाएगा। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन सारे मुद्दों के बीच में इस देश में मिडिल क्लास एस्पिरेशन जो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उस मिडिल क्लास एस्पिरेशंस को जो चुनावी हिंदुत्व से भी निराश हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में चल रही आर्थिक गतिविधियों के बरक्स हिंदुस्तान को खड़ा न होता हुआ देख उस परिस्थिति से भी निराश है कि क्या मौजूदा दौर में आर्थिक नीतियों का एक वैकल्पिक मॉडल इस देश के राजनीतिक अर्थशास्त्र का हिस्सा बन सकता है। यह स्थिति जब इस देश के सबसे बड़े एस्पिरेशनल क्लास यानी मिडिल क्लास की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संघ की दुविधा, एक तरफ क्लास तो दूसरी तरफ कास्ट, दोनों ही पैरामीटर पर जाति गणना के मुद्दे को रख कर देखने और उस चश्मे से उसका समाधान न ढूंढ पाने की व्यवस्था को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रही है। और उस प्रदर्शन के दौर में सबसे बड़ी दुविधा जिनके लिए खड़ी हो रही है, एक पटना में बैठे हुए जनता दल यूनाइटेड के लोग, दूसरी तरफ अमरावती में बैठे हुए टीडीपी के लोग, तीसरी तरफ मराठा आरक्षण की सियासत में जो उबाल मार रही है और जाति गणना का मुद्दा वहां भी आरक्षण की सियासत के पैरेलल चल रहा है। वहां मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन के बाद एनडीए के बाकी दोनों सहयोगियों, और इन सब से आगे जाकर के देखें तो पूरी सियासत के नब्ज पर फिलहाल बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी कि क्या आरएसएस के संदेश को वो उसी रूप में डिकोड करे जिस रूप में देश डिकोड कर रहा है, या फिर उस राजनीतिक व्यवस्था के सामने शीश झुकाते हुए दिखे कि जाति गणना तो करानी पड़ेगी, क्यों नहीं इसे करा दिया जाए, क्यों नहीं इसे करा दिया जाए। ये हालात
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता से रुखसती की बुनियाद तैयार करने वाले होंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सियासत की रुखसती की बुनियाद तैयार करने वाले होंगे। लेकिन यदि गणना नहीं होती है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की सत्ता से रुखसती की संभावना ही बढ़ेगी, यानी एक्सट्रीम केस में यदि जाएगी तो सत्ता ही जाएगी। सियासत में वो इंतजार करने वाले वक्त का इंतजार बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि कभी तो जाति की लाइन, कास्ट लाइन ब्लर होगी, कभी तो जाति की राजनीति 2014 की तरह कमजोर पड़ेगी। आरएसएस इन दोनों विकल्प में से स्वाभाविक है दूसरे विकल्प को ज्यादा बेहतर मानता है कि सत्ता भले ही चली जाए, नरेंद्र मोदी की सत्ता बचाने का उद्देश्य वहीं तक है जहां तक कि आरएसएस की अपनी राजनीति 2013 के दौर में सुशील कुमार शिंदे के गृह मंत्रालय में रहते हुए जिस तरह से आरएसएस को टारगेट किया गया वहां तक न पहुंचती दिखे। इसके लिए आरएसएस के लिए सत्ता बचानी जरूरी है, अन्यथा नरेंद्र मोदी की सत्ता यदि जाती है, दूसरी तरफ से इस तरह की परिस्थिति संघ के लिए खड़ी नहीं होती है, तो सत्ता रहे या जाए ये संघ की प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर तो बिल्कुल नहीं है। आगे की परिस्थितियों में ये राजनीति एक अलग दिशा में, मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे। असम के मुख्यमंत्री का फरमान और इन सब के बीच राजस्थान के विधायक का फरमान आपने देखा कि मस्जिद में घुसकर मारपीट करने जैसी बातें जो वो कर रहे थे, उसके बाद की परिस्थिति में साफ दिखाई देता है कि ये सारे बयान जाति की राजनीति को दबा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विमर्श का प्लेटफॉर्म बदल चुका है। पॉलिटिकल डायस पर अब दूसरी चीजें हावी हो चुकी है, जिसमें सोशल जस्टिस है, जिसमें आरक्षण है, जिसमें मिडिल क्लास और बीपीएल की एस्पिरेशंस है, और इन सब के बीच इस देश में बदलाव की वो आहट है जिस आहट को पटना और अमरावती में बैठे हुए मुख्यमंत्री भी महसूस कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के साथ साथ किसान, नौजवान, महिलाएं, आदिवासी, दलित, ओबीसी, ईबीसी और सामान्य वर्ग के भी गरीब लोग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग महसूस कर रहे हैं। तो उस बदलाव की आहट को गोलमोल बातों से दुनिया में न कभी चुनौती दी गई है और न ही दी जा सकती है। लाइन क्लियर होती है, समर्थन में है तो जाति जनगणना कराइए, नहीं है तो जाति जनगणना नहीं कराने के बारे में स्पष्ट ऐलान कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत जैसे बोल रही है। एक लाइन क्लियर, और अब उस लाइन को न सिर्फ नीतीश कुमार चाह रहे हैं, न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू चाह रहे हैं, बल्कि उस लाइन को जाति जनगणना का समर्थन करने वाला वो तमाम तबका चाह रहा है कि आखिर बीजेपी की पितृ संगठन आरएसएस का रुख इस पर क्या है। वो रुख आज साफ नहीं हुआ है। आगे आगे देखते जाइए, चुनौतियों के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से नीतीश कुमार को मना कर रखने में, चंद्रबाबू नायडू को मना कर रखने में, महाराष्ट्र के अलायंस पार्टनर को अपने साथ जोड़कर रखने में कामयाबी मिलती है। कामयाबी मिलने की गुंजाइश कम है, क्योंकि मुद्दा बनाम व्यक्ति में जब मुद्दा हावी होने लगे तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के पसीने छूट जाते हैं। डर वही डर, वोट बैंक का डर। तो आगे आगे देखते जाइए इस डर के आगे किसकी जीत और किसकी हार है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।